All right, a very good afternoon, all of you. So, आज जो हम करेंगे, we will be doing spring force. Okay, हम देखेंगे कि स्प्रिंग में फोर्स किस तरीके से लगती है। ये हमें सबको पता है कि जैसे कोई स्प्रिंग होता है मेरे पास, उसको मैं अगर इधर से खींच दूं, या फिर मैं उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दूं, या फिर मैं कुछ भी कर दूं स्प्रिंग के साथ, वो मेरे पे एक फोर्स लगाएगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाने की वापस कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन उस सब में जाने से पहले लेट्स रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास। जब मैंने पहली क्लास स्टार्ट की थी, तब हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था ना, कि फोर्सेस होती हैं दो तरीके की। एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक होती है कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वी हैव टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वी हैव नॉर्मल रिएक्शन, और उसके बाद द लास्ट टू थिंग्स जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वन इज फ्रिक्शन and the other one is a force in a spring. Force in a spring, इसको हम force in a spring ऐसे भी लिख देते हैं, FSP. ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, we'll be talking about FSP, force in a spring. What this means is कि अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, उसको जब मैं खींचता हूं, तो वो कितनी फोर्स के साथ मेरे को वापस खींचेगा, या फिर मैं अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, तो वो कितनी फोर्स के साथ मेरे को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की वो कोशिश करेगा। दिस इज द फोर्स इन स्प्रिंग। आज की क्लास और कल की क्लास, 2 दिन हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, व्हाट इज द फोर्स इन द स्प्रिंग, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। So today's class is all about the spring force. So आज की हेडिंग डाल लो, जो लोग नोट्स बनाते हो तुम लोग। Today is all about spring force. ठीक है, एक स्प्रिंग में कितनी फोर्स होती है वो हम बात करेंगे उसकी आज, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्प्रिंग बनाना पड़ेगा। लेट्स से एक ये ऐसी स्प्रिंग है, सो दिस इज स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को अगर मैंने ऐसे दबाने की कोशिश की यहां से, तो ये मेरे को धक्का मारेगा उस तरफ, ये वापस खुलने की कोशिश करेगा। या फिर अगर मैंने इस स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया, अगर मैंने खींच के इसको लंबा कर दिया, तो ये स्प्रिंग कोशिश करेगा वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की। यस, दिस इज व्हाट द स्प्रिंग विल ट्राई टू डू। ओके, नाउ देखते हैं, अब हम समझेंगे कितनी फोर्स, कि वो किस फोर्स के साथ तुम्हें वापस धक्का मारेगा। जैसे मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो वो कितने न्यूटन फोर्स के साथ मेरे को वापस उधर धक्का मारेगा। तो उसके लिए लेट्स हैव अ ब्लॉक। यहाँ पे एक ग्राउंड है, मान लो ये पूरा सिस्टम ग्राउंड पे है, ये स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है ग्राउंड पे। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास है m। तो अभी तक तो ये जो ब्लॉक है उसने स्प्रिंग को कुछ नहीं किया। देखो, अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अभी नहीं लगा रहा, क्योंकि जब अभी टच में नहीं है, ना इसने उसको कंप्रेस किया ना कुछ किया, तो फिलहाल ये स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा। एग्रीड? या सो एज ऑफ नाउ दिस स्प्रिंग इज नॉट, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी फोर्स अभी नहीं लग रही है। दिस इज वन। अब अगर इस ब्लॉक को मैं उठा के थोड़ा सा यहाँ पे पास में ले आऊं, अभी तक भी कोई फोर्स नहीं लग रही है इस ब्लॉक पे स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा पास ही तो है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पास में लेके यहाँ पे टच करवा दूं, अब जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को टच कर रहा है, अब बताओ क्या इस पे कोई फोर्स लगेगी स्प्रिंग की वजह से? एंड द आंसर इज कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, एक दूसरी वाली फोर्स थी, जहां पे कि अगर दो बॉडीज m1 और m2 जस्ट कांटेक्ट में ही है, तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगने लग जाती थी। लेकिन अब अगर ये ब्लॉक यहाँ पे आके जस्ट खड़ा हो गया इसके साथ, ना तो इसको कंप्रेस किया ना इसको एलोंगेट किया, तो क्या इस पे अभी कोई फोर्स लगेगी? तो ये स्प्रिंग इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा जब तक ये ब्लॉक इसको कंप्रेस नहीं कर देता या फिर इसको एलोंगेट नहीं कर देता। ओके, दिस इज वन, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स
कांटेक्ट फोर्स की तरह जस्ट टच होने पे नहीं लग जाती, ठीक है। ये फोर्स जस्ट टच होने पे नहीं लगेगी, ये सिर्फ तब लगेगी जब कंप्रेशन होएगा या फिर एक्सपेंशन होएगा, ठीक है। अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये ब्लॉक इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा, मान लो ये ब्लॉक ने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टाइटन हो जाएगा क्योंकि कंप्रेस कर दिया उसको, तो ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा एम, थोड़ा सा अंदर आ गया ना ब्लॉक, है ना। या फिर ऐसे बना लो इसको, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया ब्लॉक में, उसने कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को। अब स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग में एक फोर्स होगी जो इसको वापस धक्का मारेगी ब्लॉक को, क्योंकि स्प्रिंग को अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाना है। सब लोग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं। टेंशन भी होती है ना रोप में, वो इसीलिए होती है, जब एक रोप रस्सी लटक रही होती है इसके ऊपर, यहाँ पे जब एक बंदर लटक जाता है तो इसमें टेंशन भी इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि द रोप वांट्स टू गो इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सारी फोर्सेस इसीलिए लगती हैं क्योंकि एवरीबॉडी, ऑल द फोर्सेस, ऑल द रोप्स, ऑल द स्प्रिंग्स, ऑल द ब्लॉक्स, दे वांट टू गो बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इसको तुमने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटा दिया, तुमने कंप्रेस कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए तुम्हें धक्का मारेगा। किस तरफ धक्का मारेगा वो हम डिसाइड करेंगे कि किस तरफ मारना चाहिए ताकि ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। उस तरफ धक्का मारेंगे ताकि ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। एक दूसरा सिनेरियो इमेजिन करके देखो कि कंप्रेस ना किया होता, इसको इलोंगेट कर दिया होता। लेट्स से तुमने ये बांध दिया, यहां से ब्लॉक को बांध दिया और दूसरी तरफ खींच दिया, तो अब योर स्प्रिंग विल बिकम लाइक दिस, ब्लॉक एम। अब भी ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ब्लॉक एम पे, लेकिन अब ये ब्लॉक एम पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, अंदर की तरफ। क्यों अंदर की तरफ, क्यों? बिकॉज द स्प्रिंग वांट्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यस, दिस इज नंबर 1। कैन यू प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये वाली चीज समझ में आई कि स्प्रिंग ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, दिस विल बी डिसाइडेड बाय कि स्प्रिंग कौन सी वाली फोर्स लगाए ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। यस, सो जब भी हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो फोर्स लगाएगा। अभी फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो मैंने बता दिया कि स्प्रिंग जब ओरिजिनल पोजीशन में आएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्शन कौन सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितनी फोर्स लगाएगा। अब ये ब्लॉक थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, मान लो ये यहां से थोड़ा सा अंदर आ गया एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर। लेट्स से 1 मीटर ये अंदर की तरफ उसने कंप्रेस कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज 1 मीटर कंप्रेस होने पे वो कितनी फोर्स लगाएगा स्प्रिंग। तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा स्प्रिंग उधर उसको नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए। अब तुम सोच के देखो एक और सिनेरियो कि तुमने बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को और तुम और अंदर आ गए। ये तुम्हारा ब्लॉक था मास m और बेसिकली तुमने 5 मीटर कंप्रेस कर दिया। अब जब तुमने ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग तुम्हें ज्यादा धक्का मारेगा। ऐसा ही होता है ना स्प्रिंग के साथ। अब ये वाला जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, इसको मैंने थोड़ा सा धक्का मार के थोड़ा सा अंदर कर दिया तो ये मेरे पे एक फोर्स लगाएगा। मैंने थोड़ा सा और धक्का मार के अंदर किया, ये और फोर्स लगाएगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा स्प्रिंग को दबा दिया तो वो मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगा के वापस आने की कोशिश करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज something that you have to note it down, that spring force is self-adjusting. Spring force is self-adjusting. Self-adjusting का मतलब क्या है कि अगर तुम इधर धक्का मारोगे तो स्प्रिंग फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगेगा, अगर तुम दूसरी तरफ धक्का मार रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ धक्का मारेगा। सो बेसिकली वो अपनी डायरेक्शन को, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो अपनी डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है स्प्रिंग। सेकेंडली अपने मैग्नीट्यूड को भी सेल्फ एडजस्ट कर रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि तुमने कितना कंप्रेस किया, उसके हिसाब से स्प्रिंग फोर्स उतनी लगेगी। तो बेसिकली अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन दोनों को जो स्प्रिंग है वो अपने आप एडजस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग।
और ये फोर्स वेरिएबल है, ये फोर्स वेरिएबल है। मान लो एक ब्लॉक है तुम्हारे पास 5 kg का, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, mg, मतलब 50 न्यूटन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन नहीं लगेगी, जब तुम मून पे चले जाओगे, जुपिटर पे चले जाओगे तब बदलेगी, लेकिन अदरवाइज ये 5 किलो के ब्लॉक पे इतनी फोर्स ही लगेगी, अर्थ इतनी फोर्स ही लगाएगा, ये एक फिक्स्ड है। बट दिस स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल। ये स्प्रिंग फोर्स मैं तुमसे सीधा नहीं पूछ सकता बताओ ये स्प्रिंग कितनी फोर्स लगा रहा है, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कितना कंप्रेशन हुआ है, कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल है और वो सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। सेकंड चीज इज सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपनी डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर लेता है, अपने मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर लेता है। ओके, नाउ अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि वो सेल्फ एडजस्टिंग है, वेरिएबल है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि फोर्स एक्चुअली में होगी कितनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, FSP स्प्रिंग फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो मैंने इसको इधर इतना धक्का मार दिया, आई हैव चेंज्ड द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग बाय डेल्टा एक्स। मान लो ये ब्लॉक ने डेल्टा एक्स मीटर अंदर इसको धक्का मार दिया, यहाँ पे आ गया ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग टाइट हो गया, तो कितनी फोर्स लगाएगा ये स्प्रिंग। सबसे पहले तो हम जनरल समझते हैं कितनी फोर्स लगाएगा। अब तुम सोच के देखो, अगर तुमने 1 मीटर धक्का मारा, 1 मीटर धक्का मारा तो कुछ फोर्स लगाएगा F1। अगर तुमने 2 मीटर धक्का मारा तो जो फोर्स लगेगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, F2। अगर 3 मीटर धक्का मारा तो थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगेगी, 5 मीटर धक्का मारा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब क्या है कि तुम जितना ज्यादा उसकी लेंथ को चेंज करोगे, जितना ज्यादा तुम स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करोगे, उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, दिस डिपेंड्स अपॉन कि तुमने कितना ज्यादा कंप्रेशन कर दिया या फिर तुमने कितना ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया। सो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन कितना तुमने कंप्रेशन कर दिया। फोर्स डिपेंड्स अपॉन कितना तुमने कंप्रेशन किया, और इसको इक्वेट करने के लिए यू हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट इन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट ये अलग अलग होता है। अब मान लो ये मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा है, ये हो ही नहीं रहा मुझसे, एलोंगेट ही नहीं हो रहा, ये इतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है, जैसे कोई बुक है मेरे पास ये, तो ये जो इस पे लगा हुआ है ये भी तो स्प्रिंग है ना, लेकिन इसको अगर मैं साइड से खींच दूं, ये बहुत जल्दी ऐसे एलोंगेट हो जाएगा, बहुत कम फोर्स के साथ ये मेरे को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। क्या, सो ऑल द स्प्रिंग्स दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, एंड दिस k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो फोर्स ये स्प्रिंग लगाएगा दैट इज F इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x। ओके, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेल्टा x के हिसाब से, डेल्टा x पता है ना, डेल्टा x इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डेल्टा x इज कितना कंप्रेशन हुआ है उसके हिसाब से फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये डेल्टा x, अगर ये डेल्टा x इस तरफ लगा, अगर कंप्रेशन हुआ लाइक दिस, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में। अगर इसको मैंने इलोंगेट किया होता, मतलब अगर डेल्टा x इस तरफ होता तो मेरी फोर्स लगती दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब जिस डायरेक्शन में डेल्टा x होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी। So I can say that the direction of force is opposite to the direction of delta x. The magnitude of the force is k times delta x. The direction of this is opposite to the direction of change in length. So the force exerted by a spring on the block is minus times k which is spring constant, minus times k into delta x. Please give me a thumbs up if all this is clear, and then you can note all this down. ये तुम्हारे नोट्स में भी लिखा हुआ है एज इट इज, सेम सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, और इसको तुम नोट कर लो, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे।
ओके, सहायक हो गया। ओके, चलो जी, तो मेरे को सबसे पहले तो इतनी चीज समझ में आ गई कि अगर कोई स्प्रिंग है उसको मैं खींच दूं तो वो फोर्स लगाएगा मेरे पे, एंड दैट फोर्स will be equal to minus times spring constant into delta x। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट एक नई चीज आ गई, के बारे में पहले कभी मैंने सुना नहीं था, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट नई चीज आ गई, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये जो तुम्हारा के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके तुम्हें यूनिट्स फाइंड करने हैं, एसआई यूनिट्स, और डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम है क्या ये। फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एक्स। ये फोर्स की यूनिट तो तुम्हें पता है, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, या फिर अगर तुम यहां से लिखो के विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ, मीटर। तो जो इसके यूनिट्स आएंगे दैट इज न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। Similarly, what is the dimensions of spring constant? You have 2 minutes. Spring constant के dimensions निकाल दो। Dimensions मतलब MLT की फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना। Okay, let's see. So, you know K is equal to Newton per meter. Newton is force, meter is length. तो force के dimensions क्या होते हैं, mass into acceleration, m1 l1 t minus 2 upon meter is length। ये L और L तो कट जाएगा, so dimensions of K is m1 t minus 2, m1 t minus 2। yes, okay, next very simple question। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी फंडे क्लियर हो गए हमारे, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स डेल्टा एक्स। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ऐसे स्प्रिंग पड़ा है लाइक दिस। तो फिर क्या हुआ, ये एक ब्लॉक था, इसका मास लगा लो तुम 5 kgs। दिस मास इज 5 kgs, और ये जो स्प्रिंग है इसका एक कांस्टेंट है, यू कैन टेक दिस टू बी 100 न्यूटन पर मीटर। 100 न्यूटन पर मीटर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। ओके, और तुमने क्या किया, यहां से मैं अभी चेंज कर रहा हूं इस डायग्राम को। तुमने क्या किया, तुमने इसको कंप्रेस कर दिया बाय 1 मीटर। सो यू ब्रिंग द ब्लॉक हियर, योर 5 kg ब्लॉक कम्स हियर। तुमने इसको 1 मीटर कंप्रेस कर दिया, 1 मीटर। सो यू कंप्रेस्ड द ब्लॉक बाय 1 मीटर। द क्वेश्चन इज फाइंड the acceleration, find the acceleration of block when released। अब क्वेश्चन को समझ लो पहले। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसको तुमने कंप्रेस कर दिया 1 मीटर, अंदर की तरफ तुमने कंप्रेस कर दिया। नाउ आफ्टर कंप्रेसिंग 1 मीटर,
you released the system, आफ्टर कंप्रेसिंग इट, 1 मीटर कंप्रेस करने के बाद तुमने पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो एकदम से ये दूसरी तरफ भागेगा। तो जब ये दूसरी तरफ भागेगा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन यू जस्ट रिलीज्ड इट? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन यू जस्ट रिलीज्ड इट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? इफ यू वांट आई कैन गिव यू 30 सेकंड्स, तुम इसको एक बार ट्राई कर लो, सोच के देख लो कैसे होगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। सो आई नो दैट फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू, अब ये अंदर की तरफ, ये इस तरफ कंप्रेस हो रहा है, मतलब फोर्स लगेगी राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो डायरेक्शन निकालने के लिए था, और डायरेक्शन मुझे पता है कि इसके डायरेक्शन राइट साइड में, तो मैं मैग्नीट्यूड से इंटरेस्टेड हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे को दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर इनटू चेंज इन लेंथ, मैंने कितना कंप्रेस किया इसको? 1 मीटर। सो आई नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 100 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉक है ये फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लग रही है बाय द स्प्रिंग विच इज इन द राइट डायरेक्शन 100 न्यूटन। तो अब अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, दिस इज एफ एस पी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इस पे एक ही फोर्स लग रही है, स्प्रिंग इस पे बस एक ही फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। यस, स्प्रिंग इस पे एक ही फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। तुमने कंप्रेस किया था और ये स्प्रिंग तुम पे धक्का मार रहा है विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। सो इसका अगर तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो यहाँ पे एक ही फोर्स आएगी 100 न्यूटन, एंड यू नो दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो योर एक्सेलरेशन comes out to be 20 meter per second square. Acceleration is 20 meter per second square. Yes, please give me a thumbs up if this was clear. तो मतलब जब ये 5 kg ब्लॉक उसको कंप्रेस कर रहा है बाय 1 मीटर, then the acceleration of this block will be 20 meter per second square. Okay? Yes, Kashish? सर इसमें नीचे mg फोर्स नहीं लगेगी? हाँ जी, लगेगी mg फोर्स नीचे। लेट्स से ये ग्राउंड पे है, तो इसमें नीचे एक फोर्स लगेगी mg, और ऊपर एक फोर्स लगेगा, ग्राउंड इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना? ये दो फोर्सेस लगेंगी। मैंने इनकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि ये ब्लॉक उड़ नहीं रहा ना, क्योंकि जो भी मूवमेंट होगी इस ब्लॉक की, या तो ये लेफ्ट में मूवमेंट होगी या राइट में मूवमेंट होगी, तो जो ऊपर नीचे वाली फोर्सेस है नॉर्मल एंड mg, वो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो रही है, इसलिए मैंने उनको लिखा नहीं, बट दैट्स राइट। अगर मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सो द फोर्सेस एक्टिंग विल बी एफएसपी, और नीचे इस पे फोर्स एक्ट कर रही होगी mg, ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी नॉर्मल। तो अगर हम इसका y एक्सिस में एनालिसिस करें, तो y एक्सिस में नेट फोर्स इज 0, y एक्सिस में एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि ऊपर नीचे ये जा नहीं रहा, तो इसका मतलब y एक्सिस में नेट फोर्स इज 0। सो इसका मतलब दिस n इज इक्वल टू mg, you know, n minus mg should be equal to 0. This gives me n is equal to mg. तो y एक्सिस में सारी फोर्सेस 0 हो रही थी, इसलिए वो मैंने लिखी नहीं। तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन है, तो x एक्सिस में the net force is 100. This is equal to mass into acceleration. So my acceleration comes out to be 20 meter per second square. Yeah. Okay, इसको नोट कर लिया हम लोग ने। तो जस्ट नोट इट डाउन, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, देख लो इसको, और प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। तो हमने एक चीज एस्टेब्लिश कर ली कि अगर 1 मीटर अंदर आ रहा है ब्लॉक, 1 मीटर अंदर की तरफ आ रहा है,
तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं 1 मीटर की बजाय मैं तुम्हें बोल दूं कि ब्लॉक ने अंदर पुश किया 1.5 मीटर, अगर तुमने स्प्रिंग को 1.5 मीटर कंप्रेस कर दिया, तो फिर जब तुम रिलीज करोगे उस टाइम पे ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है? You have 5 minutes. Please do this. The compression now has changed from 1 meter to 1.5 meter. What will be the acceleration of the block when the system is released? 30 meter per Yes. second square. Yes. Very good. So this is 30 meter per second square. So first of all, क्योंकि compression बढ़ गई है, तो force भी बढ़ जाएगी. तो force मेरे को देखना पड़ेगा. Force will be equal to 100 into 1.5. This is equal to 150. Now the force is 150 Newton. तो force के हिसाब से acceleration भी change हो जाएगी. यहाँ पे we will have 150 is equal to 5a. So acceleration comes out to be 30 meter per second square. Yeah. Okay, इसको तुम अगर नहीं लिखा तो लिख लेना, मैं साइड वाला इरेज कर रहा हूं. Now another question. Let's say ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, इसका मास है 5 kg और ये स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है ऐसे एक दूसरे ब्लॉक के साथ जिसका मास है 10 kg. One block is 5 kg, another block is 10 kg और ये दोनों स्प्रिंग के साथ बंधे हुए. Okay. Now the first thing that I want you to understand is कि अगर मैं दोनों से किसी एक ब्लॉक को भी कंप्रेस कर दूं, अगर मैं किसी एक ब्लॉक को कंप्रेस करूं, then the force will come in the entire spring. अगर मैं उसको धक्का मारूं उस तरफ, तो वो अपने आप को वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा. ओके चलो अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं तुमको. मान लो ये वाला जो ब्लॉक है 10 मीटर वाला, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया बाय 1 मीटर. 5 किलो वाला जो ब्लॉक है उसको भी मैंने डिस्प्लेस कर दिया बाय 1 मीटर. तो तुम्हें पता करना है स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स इकट्ठी हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स इकट्ठी हो जाएगी. सो द क्वेश्चन इज, अगर मेरे को वर्ड्स में लिखना है, फाइंड force in the spring if both blocks are displaced by 1 meter in the same direction. या तो दोनों राइट की तरफ या दोनों लेफ्ट की तरफ, in same direction. Let's try this. कि अगर मैंने दोनों ब्लॉक्स को कर दिया शिफ्ट बाय 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, then what will be the force collected in the spring? सर इनकी एक्सेलरेशन तो डिफरेंट ही होगी ना दोनों ब्लॉक्स की. एक्सेलरेशन दोनों की डिफरेंट होगी या, लेकिन वहां तुम ज्यादा आगे चली गई. अभी यू वेंट टू स्टेप 2. द सिंपल क्वेश्चन वाज पहले फोर्स निकाल दो, फोर्स कितनी होगी स्प्रिंग में, उसकी बात में करेंगे ना. फोर्स निकालने के बाद एक्सेलरेशन देखेंगे किसकी कितनी है. उससे पहले तो जस्ट मेरे को फोर्स चाहिए. ओके चलो एक बार देखते हैं इसको. सो फोर्स होता क्या है, स्प्रिंग में फोर्स कितनी कलेक्ट होती है उसको मैं कैसे निकालता हूं, नेगेटिव टाइम्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा मुझे पता नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू जो स्प्रिंग की लेंथ जितनी तुमने चेंज की इनटू दैट लेंथ चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो नाउ
both the blocks are displaced by 1 meter in the same direction. तो अगर ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर चला गया 1 मीटर, यहाँ पे चला गया 10 मीटर, और ये जो 5 kg वाला ब्लॉक था ये इधर चला गया 1 मीटर, तो क्या स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आया? So if you see in this situation, स्प्रिंग की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आया. 10 kg वाला ब्लॉक राइट चला गया, 5 kg वाला ब्लॉक भी राइट चला गया. So the length of the spring is same. This means your delta x is 0. If your delta x is 0, अगर स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, then the net force is also 0. ओके, या फिर अगर तुम सोच के देख लो कि दोनों लेफ्ट आ जाते, कि ये वाला भी इधर आ गया 1 मीटर, ये वाला ब्लॉक भी इधर आ गया 1 मीटर, अब भी स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया. नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज स्टिल 0, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स इज 0. एंड वन लास्ट सिनेरियो इज, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काशिश ये सही है, थम्स अप दे दो एक बार मेरे को, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं हो रहा कुछ, इसका मतलब फोर्स एक्टिंग इन द स्प्रिंग इज 0. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो मैंने इसको इधर खींच दिया 1 मीटर, इसको इधर खींच दिया 1 मीटर, 10 किलो वाले ब्लॉक को उस तरफ खींच दिया 1 मीटर लाइक दैट, 5 किलो वाले ब्लॉक को इधर खींच दिया टुवर्ड्स लेफ्ट. अब बताओ व्हाट इज द फोर्स कलेक्टेड इन द स्प्रिंग? नाउ देयर विल बी सम फोर्स. अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब ये खिंचाव में आ जाएगा ना, अब इसमें टेंशन आ जाएगी क्योंकि हमने खींच दिया इसको. So now there will be some force in the spring. What is that force in the spring? Okay, let's see. Force in the spring का एक ही फॉर्मूला है. This is minus k times change in the length of string. So यहाँ पे this is minus k into what is the change in length of the spring? अगर मैंने यहां से खींच दिया 1 मीटर और इधर से भी खींच दिया 1 मीटर, what is the change in the length of spring? अगर कोई स्प्रिंग है, मैं इधर से खींच दूं 1 मीटर, फिर उधर से भी खींच दूं 1 मीटर, so the total change in the length of spring is 2 meters. तो बेसिकली जो मेरी फोर्स कलेक्ट होगी स्प्रिंग के अंदर, that is twice of k, 2 times k. ये माइनस मैंने हटा दिया क्योंकि डायरेक्शन तो डिपेंड कर दिया कि कौन सी वाली बॉडी को तुम खींच रहे हो. So the force collected in the spring is 2k. अब ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा. अब ये जो फोर्स कलेक्ट होगी स्प्रिंग में, ये फोर्स के साथ यही वाली फोर्स ये इस वाले ब्लॉक पे लगाएगा, यही वाली फोर्स ये इस वाले ब्लॉक पे लगाएगा. अगर कोई भी स्प्रिंग है उसमें कुछ फोर्स इकट्ठी हो गई है तो हर पॉइंट पे सेम फोर्स लगेगी. अगर ये इसके साथ बंधा है तो इस पे भी ये सेम फोर्स लगाएगा, अगर इसके साथ बंधा है इस पे भी ये सेम फोर्स लगाएगा. जो भी स्प्रिंग में फोर्स इकट्ठी होगी वो सारी ब्लॉक्स पे उतनी फोर्स लगाएगा. यहाँ पे भी वो एफ होगी, यहाँ पे भी एफ होगी, यहाँ पे भी एफ होगी, यहाँ पे भी एफ होगी. दिस इज जस्ट लाइक टेंशन, कि जैसे एक स्ट्रिंग थी ना, इसमें कुछ टेंशन आ गई थी. अब ये जो टेंशन है ये यहाँ पे भी टी रहेगी, यहाँ पे भी टी रहेगी, यहाँ पे भी टी रहेगी. सिमिलरली ये वाली जो रोप है इसमें अगर यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1. तो मतलब हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है. सिमिलरली जो स्प्रिंग होता है उसमें हर जगह फोर्स सेम होती है. एक बार फोर्स कलेक्ट होगी स्प्रिंग के अंदर, सो द फोर्स रिमेन्स सेम. ओके, नाउ दिस फोर्स इज ट्वाइस ऑफ k. और हमारी डायग्राम क्या थी? ये था 5 किलो वाला और ये था 10 किलो वाला. तो फोर्स क्या है? 2k. इसने उसको उधर खींच रखा है, तो मतलब ये स्प्रिंग 10 किलो वाले ब्लॉक को वापस खींचेगा विद द फोर्स ऑफ 2k, और जो स्प्रिंग है वो 5 किलो वाले ब्लॉक को इधर खींचेगा विद द फोर्स ऑफ 2k. ओके, मतलब जब भी स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में हर टाइम पे स्प्रिंग के हर पॉइंट पे फोर्स सेम रहती है और
स्प्रिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स के साथ बंधा है, लेट्स से इसके साथ भी बंधा है, इसके साथ भी बंधा है, तो वो सेम फोर्स लगाएगा उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे। और डायरेक्शन कैसे पता करनी है वो तुम पता करोगे, जिस तरफ भी मोशन होता है उसके ऑपोजिट। ये वाले ब्लॉक ने स्प्रिंग को राइट खींचा तो स्प्रिंग इसको लेफ्ट खींच रहा है। ये वाले ब्लॉक ने स्प्रिंग को लेफ्ट खींचा तो स्प्रिंग इसको राइट खींच रहा है। ओके, you have 2 minutes. Please give me a thumbs up if this was clear. You have 2 minutes, just note it down. ओके अब मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ये तुम्हें क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आएगी ये वाली ट्रिक। मतलब इसका कुछ लॉजिक नहीं है कि ये ऐसे हम क्यों यूज करते हैं इसको, बट ये काम आएगा बहुत ज्यादा। लेट्स से एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है M1, ये एक स्प्रिंग है, दिस इज M2। ये इधर डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर, ये इधर डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर। okay? तो अब ये स्प्रिंग में कोई फोर्स आ जाएगी, तो फोर्स आ जाएगी स्प्रिंग में, तो ये ऑपोजिट टू द मोशन होगा। तो ये जो स्प्रिंग में फोर्स आएगी ये इस वाले ब्लॉक को लेफ्ट खींचेगा, दिस फोर्स, और सेम फोर्स के साथ ये स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक को राइट खींचेगा, F, है ना, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसको उधर लेके जा रहा था तो फोर्स लगी लेफ्ट की तरफ, ये वाला ब्लॉक इधर लेके जा रहा था लेफ्ट में तो ये फोर्स लगी राइट की तरफ। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा था, ये तो काफी ऑब्वियस था। लेकिन अब तुम सोच के देखो, ये दो ब्लॉक्स हैं, दिस इज M1, ये यहीं पे पड़ा है, M1 कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ M2 जो है, M2 शिफ्ट हो गया यहाँ पे बाय 1 मीटर। तो अब फोर्स तो स्प्रिंग में हर जगह सेम रहेगी, लेट्स से इसमें F फोर्स से इकट्ठी होगी, तो M2 क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जो M2 पे फोर्स लगेगी बाय द स्प्रिंग दैट विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और इस पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इन द राइट डायरेक्शन। इवन दो अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट कोई आई नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो ये डिस्प्लेस हो रहा था ना लेफ्ट की तरफ, इसलिए हम बोल रहे थे फोर्स राइट की तरफ है, लेकिन इस केस में भी फोर्स राइट की तरफ होगी इवन दो अभी तक कोई डिस्प्लेसमेंट आई नहीं है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जब भी तुम्हें ये नहीं समझ में आए, जहां पे सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी स्प्रिंग में, वहां तो लगा दो सीधा। जब तुम्हें सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो द सिंपल ट्रिक इज, जो ये स्प्रिंग है ना, इसको तुम रोप की तरह मान लो, कि जैसे रोप है ना, ये वाला जो डायग्राम है मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, इसको तुम रोप मान लो कि ये M1, ये M2। अब रोप में क्या था, ये रोप इस ब्लॉक को यहां खींचती है, ये रोप इस ब्लॉक को यहां खींचती है, यहां पे होता है टेंशन, यहां पे होता है टेंशन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिनेरियो है। अब ये स्प्रिंग ये वाले ब्लॉक को लेफ्ट खींचेगा, ये स्प्रिंग ये वाले ब्लॉक को राइट खींचेगा, ओके, जस्ट लाइक अ रोप। बस यहाँ पे फोर्स F है, यहाँ पे होती है हमारी टेंशन। तो जब भी तुम्हें ये समझ में ना आए कि स्प्रिंग कौन सी डायरेक्शन में ब्लॉक को खींचेगा, द सिंपल ट्रिक इज कि तुम स्प्रिंग को रोप मान लो, स्प्रिंग को रोप मान के तुम देख लो कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, फिर उसके बाद तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है ये कैसे करते हैं, ये मेरे को जस्ट महसूस हुआ कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन डू दिस एंड जस्ट नोट इट डाउन, ये वाली चीजें। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे सीलिंग में से एक ब्लॉक लटका होगा स्प्रिंग के ऊपर। ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। एक सीलिंग है, ये यहां पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट भी होगा,
let's say spring constant is 20 Newton per meter. This is spring constant 20 Newton per meter. अब अगर ये बिल्कुल ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक ऐसा स्प्रिंग है जो सीलिंग के ऊपर ऐसे ऐसे लगा हुआ है। अब मैं अगर इसके ऊपर कोई ब्लॉक बांधूं, मान लो मैं छोटा एक ब्लॉक बांधू यहाँ पे 1 किलो का 1 kg ब्लॉक, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे एलोंगेट हो जाएगा, फिर वहां पे जाके पूरा स्प्रिंग स्ट्रेच्ड वाली पोजीशन में आ जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा, फिर उस पोजीशन में रहेगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे बड़ा फोर्स लगाऊं, यहाँ पे मैं लगा दूं 2 kg, अगर मैं 2 kg फोर्स लगाऊं तो ये स्प्रिंग थोड़ा ज्यादा खिंच जाएगा, इक्विलिब्रियम में आने से पहले थोड़ा सा ज्यादा खिंच जाएगा स्प्रिंग। अगर मैं 3 किलो फोर्स लगाऊं, 4 किलो फोर्स लगाऊं, 5 किलो फोर्स लगाऊं तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा ज्यादा खिंच जाएगा। लेट्स से हमने 5 किलो फोर्स लगा दी, लेट्स से यहाँ पे ब्लॉक, यस कशिश, यस कशिश, यस कशिश, इसमें वीडियो स्टॉप हो रही है। Oh, is it better now? Check, check, check. Hello, check. आप चेक करो कशिश, is it okay? सर बीच में तो आवाज आती है, बीच में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। Oh. So what do we do? रुको, give me a second. Huh? Okay, I think it should be better now. अगर कोई भी इंटरनेट की प्रॉब्लम मेरी तरफ से हुई तो it should be better now. अब मैंने बहुत ही अच्छा वाला इंटरनेट यूज कर लिया, तो now there should be no lag from my side. Can you please check it once again, Kashish? Is it okay? Is it better now? Okay, all right. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा था कि एक स्प्रिंग है, उसका कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर। अब उसके मैं 1 किलो की फोर्स लगाऊंगा तो वो थोड़ा सा एलोंगेट होगा, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। 2 किलो की फोर्स लगाऊंगा वो ज्यादा खींचेगा, 3 किलो की फोर्स लगाऊंगा वो ज्यादा खींचेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने 5 किलो की फोर्स लगा दी, यहाँ पे मैंने 5 किलो की फोर्स लगा दी। नाउ दिस 5 kg फोर्स जब मैंने यहाँ पे लगा दी तो स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा, ये अभी स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे 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 कुछ इलोंगेशन होगी यहाँ पे, ये डेल्टा एक्स, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये कितना डेल्टा एक्स, ये कितना ज्यादा खिंच जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलोंगेशन, तो कितना ज्यादा ये स्ट्रिंग खिंच जाएगा इक्विलिब्रियम में आने के बाद। कैन यू प्लीज ट्राई दिस कशिश, एक बार 2-3 मिनट लेके ट्राई करके देखो, हो सकता है ये तुमसे हो जाए। 20 मीटर खिंच जाएगा, दिस इलोंगेशन इज 20 मीटर, ओके। लेट्स सी, एक बार देखते हैं जब ये यहाँ पे नीचे आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, कौन सी फोर्स एक्ट करेगी इस पे। एक तो नीचे इसकी फोर्स एक्ट करेगी mg, और ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स इज स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, जो स्प्रिंग फोर्स है दिस विल बी इक्वल टू mg, दैट मींस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg 50। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में मेरे को पता है, स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, k टाइम्स डेल्टा x, k I know is 20, so delta x comes out to be 2.5 meters। मतलब ये जो स्प्रिंग है वो नीचे आ जाएगा बाय 2.5 मीटर्स, ओके। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ये मैं 5 किलो का नहीं है, यहां पे मैंने ब्लॉक लगा दिया 10 किलो का, 10 किलो का ब्लॉक लगा दिया, और यहां पे
इसको मैंने कर दिया 40. नाउ माय स्प्रिंग कांस्टेंट इज 40 एंड द ब्लॉक इज 10 kg. अब बताओ कितना ज्यादा वो खिंच जाएगा. व्हाट विल बी द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? यस कशिश, व्हाट? 2.5. 2.5 सेम. ओके Yes, देखते हैं. मान लो अब ये इतना खिंच गया. नीचे फोर्स लग रही है mg, ऊपर लग रहा है sp. तो जो फोर्स इन स्प्रिंग दैट विल बी इक्वल टू mg. mg मेरा क्या है? 100. ओके इतना तो समझ में आ गया मेरे को. mg 100 है. और ये 100 होता क्या है? अगर इतना नीचे खिंचा है तो 100 होगा क्या? 100 इज इक्वल टू k into delta x. This should be equal to 100. I know my k is equal to 40. Oh, इसका मतलब delta x is same. Delta x is 2.5 meters. तो बेसिकली मैं elongation निकाल सकता हूं अगर मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है. और मेरे को अब तुम एक और चीज देखो. कई बार ना हमारे पास वेइंग स्केल होता है, स्प्रिंग वाला वेइंग स्केल, जिसको हम कभी कभी स्प्रिंग बैलेंस भी बोल देते हैं. तो व्हाट इज अ स्प्रिंग बैलेंस? वो एग्जैक्टली एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के ऊपर ये एक स्प्रिंग है. यहाँ पे वेट लटकाने के लिए एक हुक दे रखी है तुम्हें. सो यू हैव अ हुक लाइक दिस. यहाँ पे इस हुक में से तुम वेट लटका सकते हो ऐसे 10 किलो का. दैट्स द मास इज 10 kg. तो यहाँ पे एक मीटर लगा होता है. यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी. यहाँ पे कितनी रीडिंग आएगी? फिलहाल 100 न्यूटन, क्योंकि ये 10 kg मास है. और ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा और फिर यहाँ पे रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है. वो कौन सी रीडिंग आती है? अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे फोर्स लगेगी mg, ऊपर फोर्स लगेगी फोर्स इन स्प्रिंग. तो mg इज 100, तो फोर्स इन स्प्रिंग इज ऑल्सो 100. तो ये जो फोर्स इन स्प्रिंग है ये वाली रीडिंग यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस. तो यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर्स ली थी कि 10 kg 14 न्यूटन दिस दैट. अगर मेरे को इसको जनरलाइज करना है, इफ आई जस्ट हैव टू जनरलाइज दिस, कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिस पर स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और इसके ऊपर तुमने मास बांध दिया, मास m. देन द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग. अब तुम जनरलाइज करके देखो इसको एक बार. अगर m मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इलोंगेशन कितनी होगी? sir, mg by k. mg by k. ओके लेट्स सी. थोड़ी देर बाद ये नीचे आ जाएगा. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब ये नीचे आ जाएगा. सो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स विल बी mg. फोर्स एक्टिंग ऊपर वुड बी फोर्स ऑफ स्प्रिंग. सो आई नो फोर्स ऑफ स्प्रिंग व्हिच इज आल्सो इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स. सो डेल्टा x इज इक्वल टू mg by k. डेल्टा x इज इक्वल टू mg by k. अगली बार जब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अगर 5 किलो है और k इज इक्वल टू लेट्स से 100, तो अगर मेरे को डेल्टा x निकालना है तो मैं सीधा निकाल दूंगा डेल्टा x इज इक्वल टू mg by k. I know mg is equal to 50, k is 100, so this gives me delta x is equal to 0.5 meters. Okay, so this is the formula कि जो भी elongation होगी that is m into g by spring constant. Okay, I hope तुम्हें अभी तक के लिए सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. अब मैं एक चीज कर रहा हूं जो तुम्हें क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. जैसे हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि जब तुम्हें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लग रहा, जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्शन कौन सी होगी, कि स्प्रिंग किस तरफ धक्का मारेगा, तुम उसको धागा मान लो, तुम उसको रोप मान के देख लो कि टेंशन किस तरफ लगेगी, उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग की फोर्स लगती होती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू व्हेन योर स्प्रिंग is tied with the string. Okay, जब एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है,
इज टाइड टू अ, अब मैं रोप वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो तुम स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज अ स्प्रिंग, दिस इज अ रोप. नाउ okay, now when a spring is tied to a rope. अब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे कि जब एक स्प्रिंग एक रोप के साथ बंधा हुआ है, एक रोप के साथ जब एक स्प्रिंग बंधा होता है, तो उस केस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको भी, स्प्रिंग को भी एक रोप मान सकते हो. तुम स्प्रिंग को भी रोप मान सकते हो. ओके तो इसको अभी थोड़ा सा याद रख लो. अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस करूंगा तो उसके बाद तुम्हें फीलिंग आएगी ज्यादा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. द पॉइंट इज कि जब तुम्हारा एक स्प्रिंग रोप के साथ बंधा होता है, उस टाइम पे तुम स्प्रिंग को भी रोप मान सकते हो, क्योंकि बेसिकली अगर तुम देखो ये जो स्प्रिंग है तो एक रोप ही, वो एक रोप ही थी, जैसे स्टील की रोप है, उसको तुमने कर्ल कर दिया, तो उसको तुमने कर्ल कर दिया, तो बेसिकली तो वो स्ट्रिंग ही है, लेकिन उसको तुमने कर्ल कर दिया. अब इसके एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके तुम्हें थोड़ा सा ये बेटर फील में आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को. लेट्स से एक पुली है, लेट्स से यहां पे एक पुली है, इसके ऊपर से एक मास जा रहा है, दिस इज 2m, और इसके ऊपर से which is m. नाउ सबसे पहले मेरे को इतना पता है कि ये वाला मास ज्यादा है, 2m वाला मास ज्यादा है, मतलब ये पूरा सिस्टम 2m वाली साइड पे जाएगा. ठीक है, दिस इज वन, कि पूरा सिस्टम 2m वाली साइड पे जाएगा. सेकेंडली इसमें कुछ इलोंगेशन होगी. ये ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही एलोंगेट नहीं होगा, थोड़ी सी एलोंगेशन होगी इसमें, बट द होल सिस्टम विल बी गोइंग 2m वाली साइड पे. ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे गिर रहा होगा. ठीक है, अब जब ये पूरा का पूरा सिस्टम 2m वाली साइड पे नीचे गिर रहा होगा, तुम्हें ये निकालना है. मान लो क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, तुम्हें बोलना है कि इसका डेल्टा एक्स क्या है, या फिर इसमें एलोंगेशन कितनी आएगी, या फिर पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या आएगी. अभी हम वो सारी चीजें निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं तुम वो समझो, वो ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग को एक स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है. यहाँ पे a rope is tied to a string. When a rope is tied to a string, you can consider the spring to be a rope. अब तुम इसको भी एक रोप मान सकते हो क्योंकि ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m. अब क्योंकि इसको हम दोनों को रोप मान लिया, तो इसमें एक टेंशन होगी T. अब यहां पे भी एक टेंशन होगी T, यहां पे टेंशन होगी T. पुलिंग फोर्स है ना, तो ये पुली को नीचे खींच रहा है, तो यहां पे ये बंधा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे जो फोर्स होगी वो भी होगी ऊपर की तरफ T. इन द अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स विल बी T. ओके, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि ये T कहां से आया, ये T क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये बंधा हुआ था आपस में, और यहाँ पे अगर रोप में टेंशन T थी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में भी टेंशन आ जाएगी T. ओके, कशिश, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ अब अगर मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं कल भी करूंगा, कल की क्लास हम एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे. अब अगर मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 2mg वाले का, तो 2mg वाले पे नीचे फोर्स लग रही है 2mg, नीचे फोर्स लग रही है 2mg, ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन, और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नीचे की तरफ देयर विल बी सम एक्सेलरेशन. तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं, मास इनटू एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स 2mg माइनस टी। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं m kg का, तो नीचे फोर्स लग रही होगी mg, ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन, इसकी एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर a। सो आई नो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन माइनस mg, टेंशन माइनस mg। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इफ आई ऐड 1 and 2 आई गेट 3ma is equal to mg. So I get my acceleration is equal to g by 3. So my acceleration comes out to be g by 3. अब मेरी acceleration आ गई है g by 3. Okay. Now, if my acceleration is equal to g by 3, तो मैं यहां से अपनी टेंशन निकाल सकता हूं। अगर मैं इस एक्सेलरेशन वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं इन इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं ये इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो मेरा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ m इनटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, g by 3 इज इक्वल टू 2mg माइनस t। ओके, तो यहां से तुम्हारा t कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2mg minus 2mg by 3. Okay, this gives me 2 by 3 mg. Okay, sorry, this gives me 4 by 3 mg. This gives me 4 by 3 mg. This is the value of the tension. अब हमने टेंशन भी निकाल ली। ओके, अब मेरे से पूछा क्या गया था, मेरे से पूछा गया था कि ये स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगा। तो उसको निकालने के लिए तुम निकाल लो कि ये जो टेंशन है वो तुमने निकाल ली 4 by 3 mg, बट दिस टेंशन इज एक्चुअली अ स्प्रिंग फोर्स। वो तो हमने उसको वैसे ही मान लिया था, स्प्रिंग मान लिया था, क्योंकि हमें टी इक्वेट करना था। लेकिन अब एक्चुअली में ये फोर्स क्या होगी, दिस फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू 4 by 3 mg। तो यहां से तुम डेल्टा x निकाल सकते हो, डेल्टा x इज 4mg by 3k। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 4mg by 3k।